कि अगर अच्छा बजट दो तो भी हम उसका विरोध करेंगे, बुरा पर तो विरोध करेंगे, अच्छा पर भी विरोध करेंगे। आपने देखा कि 70 साल तक विपक्षियों की सरकार इस देश में रही, लेकिन उत्तरी बिहार में मखाना का उत्पादन होता था, आज तक कभी किसी भी सरकारों ने उस पर नहीं सोचा। पहली बार हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक मखाना बोर्ड बनाने तक की बात कह दी। दूसरी चीज, किसान क्रेडिट कार्ड, यह देश किसानों और जवानों का है, और उस पर भी 7.5 लाख के ऊपर 5 लाख और बढ़ा करके आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी बढ़ा दिया गया। दूसरी, आप अभी सुने 12 लाख तक के इनकम से टैक्स हटा दिया गया। ये सारी चीजें जो फायदा पहुंची है वो मीडियम वर्गीय परिवार को ही पहुंची है, न ऊंची वर्ग को पहुंची है। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि ये भारत में इस बार का जो बजट है वह निश्चित तौर से सराहनीय योग्य है और सबसे उत्तम और सबसे अच्छी यह बजट है। चलिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको हम समझ रहे हैं। एक बार तेजस्वी यादव का रिएक्शन आ गया, वो ले लेते हैं, फिर हम आपको रांची के गेस्ट से परिचय कराएंगे। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी हैं आरजेडी से, विश्वजीत सिंह जी हैं बीजेपी से, और सागर कुमार हैं जेडीयू से। आप तीनों से हम बातचीत करेंगे और रिएक्शन देंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बातचीत करेंगे। पहले हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को ख़त्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज़ का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गया 59,000 करोड़। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला। चलिए, बिहार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तेजस्वी यादव जी का कहना है। इस बीच रांची स्टूडियो में क्षितिज मिश्रा जी हैं जो आरजेडी से हैं, विश्वजीत सिंह जी हैं जो बीजेपी से हैं, और सागर कुमार जी हैं जो जेडीयू से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर एक रिएक्शन आप पटना स्टूडियो से ज़रूर लेना चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के साथ खिलवाड़ किया गया है। संजय जी, आप स्टार्ट करें और एक एक लाइन की रिएक्शन दे दें, फिर हम रांची स्टूडियो आते हैं। नहीं, ठीक है, तेजस्वी जी की अपनी समझ है और वो रीपैकेजिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस बार के बजट में अगर बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है कि वो एयरपोर्ट एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ होगा, सस्टेनेबल होगा, इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, तो क्या ये बिहार के हिस्से में नहीं है? क्या बिहार के हिस्से में ये नहीं है जिसमें कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा,
आईआईटी बिहटा को कहा गया कि हम इसको और भी बेहतर बनाएंगे और वहां पर नवाचार को लेकर के इनोवेशन को लेकर के हम और प्रयास करेंगे। बिहार के हिस्से में नहीं है क्या? बिहार के हिस्से में ये नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से और प्रिजर्वेशन को लेकर के जो बेहतरी की बात की गई है? तो देश का बजट है, इस बात को भी समझना होगा। और देश के बजट में इसके पहले बिहार के हिस्से में क्या आता था? अगर पिछली बार 52,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिला, इसके पहले जो बजट आता था तो बिहार के हिस्से में क्या आता था? हाँ ठीक है, इसके बाद भी मैं कहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय जो बिहार का है वो 1/3 है, जो राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। तो मैं मानता हूं कि अगर क्षेत्रीय संतुलन आप नहीं बनाएंगे, क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा तो देश कभी भी संतुलित नहीं होगा। और भी बेहतर होना चाहिए बिहार के हिस्से में। चलिए, बिहार को और भी कुछ मिलना चाहिए। संजय जी, आपका कहना है? बाकी आप दोनों का रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। तिवारी जी। मुझे लगता है ऑडियो का कोई इश्यू है वहाँ। रांची आते हैं, क्षितिज मिश्रा जी, क्या आपको लगता है झारखंड के लिहाज से इस बजट में क्या कुछ देख पाते हैं आप? झारखंड के लिए फिलहाल तो अब तक कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई अभी ऐलान है, और बजट अभी धीरे धीरे पूरा आ रहा है इस पर, और धीरे धीरे चीज़ें साफ होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि रेलवेज पर फोकस किया जाना चाहिए था, क्योंकि रेलवेज में आप देखिएगा कि इतनी ज़्यादा आप वंदे भारत ट्रेन को ला रहे हैं। ठीक है, आप वंदे भारत ट्रेन को ला रहे हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन की भाड़ा इतना ज़्यादा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास उसको एफर्ड नहीं कर सकता है। तो बाकी जो ट्रेन है उसको भी मॉडिफाई कीजिए, उसको भी अच्छे बनाया। वंदे भारत ट्रेन के कारण बाकी सारे ट्रेन देखिए बहुत लेट पहुंच रही है, और भी बहुत सारी परेशानियां रेलवेज को लेकर के वो करे। तो रेलवेज के लिए हम कुछ देखना चाहते थे। दूसरी, प्रत्यक्ष कर में जो 12 लाख के बाद अब देना पड़ेगा, अब प्रत्यक्ष कर में भी आपको देखना चाहिए। जैसा कि अभी आपके स्टूडियो में सुन रहा था, बता रहे थे कि आप पहले रोड टैक्स देते हैं, फिर टोल टैक्स देते थे, जिसमें आपने बताया कि अब पेट्रोल भी बच रहा है, तो पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। आप देखिए, टोल टैक्स में भी आप देखिए, पहले क्या होता था कि आप अगर टोल पार करते थे और वापस आते थे 24 घंटा के अंदर, तो आपको वापस से उसको टोल नहीं देना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि 50% टोल देना पड़ रहा है। तो ये सब जो मार होता है, ये जनता आज एक मिडिल क्लास लोग घर से निकलते हैं तो बिहार जाते जाते पेट्रोल के साथ साथ टोल देते देते उनका दाम और ज्यादा बढ़ जाता है वहां पहुंचने में। तो ये बाकी सारी चीजें, अगर प्रत्यक्ष कर पर कुछ छूट हो रही है तो अप्रत्यक्ष कर पर भी देखना चाहिए। अप्रत्यक्ष कर से भी हमारे मिडिल क्लास जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं, उस पर भी ध्यान। चलिए, मिडिल, तो आपका कहना है कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों को मिलाएं तो वो शायद रिबेट ज्यादा बड़ा नहीं है, और बल्कि और रिबेट मिलना चाहिए। विश्वजीत, विश्वजीत जी, आपकी पार्टी क्या कहती है? तो आपकी पार्टी है वो का बजट है, देखिए बहुत ही सकारात्मक तौर पे इस बजट को लिया जा सकता है। हाँ, अगर सिर्फ हम आलोचना करने पे आए, हालांकि क्षितिज जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। क्षितिज जी ने ये कहा कि अभी देखने का होगा, विस्तार से पढ़ने की और बजट समझने की बारी है। लेकिन जहाँ तक बात है इनडायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट और डायरेक्ट टैक्स की, तो आप सोचिए पहली बार 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स, मतलब ज़ीरो लाइबिलिटी अगर आ रही है आज के समय में लोगों पे, तो ये एक बड़ी छूट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात जहां तक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को रिड्यूस करना और टैक्स पेयर्स के जो लाभ हैं उनको बढ़ाने से इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी बहुत असर पड़ते हैं। कभी इतिहास नहीं रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट रिबेट प्रोवाइड किया जा सके। ये संभव भी नहीं है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी बजट प्रणाली के लिए आप वो समाहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरह से इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ भी जनता के ऊपर से कम करने की कोशिश की गई है। जैसे वित्त मंत्री ने अपने शुरुआती भाषण में ही कहा कि हम विकास के 4 इंजनों पे फोकस कर रहे हैं इस बार, और वो है कृषि, एमएसएमई, निवेश और उत्पाद। ये बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे इसका कोई भी क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में जब आप
देखेंगे कि उसमें गुणवत्ता में इजाफा आ रहा है, तो निश्चित तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे का लोड जो है वो जनता पे कम होगा और उनके जीवन स्तर में, उनके रहन सहन में और उनके जीवन का विकास ही होगा। इस डायरेक्ट टैक्स का जो बेनिफिट है वो तो मिल ही रहा है, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लोड को भी करने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। चलिए आगे कुछ और चर्चा करेंगे। सागर जी, आपकी नज़र में क्या लगता है ये बजट आपकी सरकार जो बिहार में है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, वो कई सारी चर्चाएं हैं बिहार को ही लेकर। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चर्चा ही बिहार को लेकर हुई है, जिसको झारखंड उस पर ईर्ष्या कर सकता है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए आज जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है देश की संसद में, मैं इस बजट की सराहना करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि ये अब तक का देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और ऐतिहासिक बजट है। और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 4 स्तंभ गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित किया है ये बजट, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और एनडीए की सरकार को और वित्त मंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आपने जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनको जिस तरीके से बजट में फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया है, 12 लाख तक की आय को आयकर छूट दी गई है, ये बहुत मुझे लगता है कि क्रांतिकारी कदम है और आम जन का इसको फ़ायदा होगा। जो कोरोना के बाद से जिस तरीके की मंदी बाज़ार में देखी जा रही थी और जिस तरीके से लोगों की कमर टूट गई थी महंगाई से, इसमें हमको लगता है कि टैक्स में बचत से उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, और आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की क्षमता को भी 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने का काम किया गया है। यही नहीं, मेडिकल क्षेत्र में भी पूरा ध्यान देते हुए कैंसर की दवाएं, 36 कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं और एलईडी से लेके एलसीडी से लेकर के मोबाइल एक्सेसरीज से लेकर के तमाम चीज़ें हैं जिसको सस्ता करने का काम किया गया है। क्रेडिट कैपिंग को बढ़ाया गया है, 10 करोड़ तक का जो एमएसएमई जो लोन दिया जाता था उसकी क्रेडिट कैपिंग को बढ़ा करके 10 करोड़ तक करने का काम किया गया है और 20 करोड़ तक के लिए स्टार्टअप जो योजना है उसमें 20 करोड़ तक का क्रेडिट देने की बात सामने आई है बजट में। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट है। और जब बिहार की जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए विशेष रूप से साधुवाद देना चाहेंगे केंद्र की एनडीए सरकार को कि बिहार के लिए, जो कि बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और एक पिछड़ा राज्य बिहार माना जाता है और बिहार में विशेष फोकस की ज़रूरत थी और वहाँ पर जिस तरीके से 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की घोषणा की गई है, मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा आने वाले दिनों में जनता देश की इस बजट से लाभान्वित होने वाली है। चलिए पटना स्टूडियो चलेंगे, जिनसे बात हमारी रह गई थी, विपिन तिवारी जी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ खास तो हुआ नहीं है। 15 साल उनकी सरकार रही और किस तरह से उनका बजट रहा बिहार का, या केंद्र में भी उनके पिताजी रहे, कितना बजट बिहार को वो दिए उससे भी उनको अंदाजा ले लेना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 70 साल तक की सरकार रही इन लोगों की मिली जुली, जो ये लोग हैं इंडिया गठबंधन, और बिहार को आज तक ये लोग नहीं सोचे उत्तरी बिहार के लिए कि हमको भी मखाना बोर्ड बनाना चाहिए। वह चीज भी हमको मिला और किसान यहाँ ज्यादा बसते हैं, मीडियम वर्गीय में किसानों का यह जगह है बिहार, और उसमें भी हमको 7.5 लाख से किसान क्रेडिट को बढ़ा करके अब 12 लाख 5 लाख बढ़ा दिया गया उसमें। इसके बाद भी इनको अभी संतुष्टि नहीं है, बिहार को कुछ मिला। दूसरी चीज है, आप उठा के देखते जाइए, 3 ग्रीन जो एयरपोर्ट की जो बात हुई, वो इससे पहले भी कोई अगर सरकार रही हो केंद्र की जो दी हो वो भी आप देख सकते हैं। तो इनको कितना हो भी अगर हमारे बिहार में बजट आएगी तो उनके लिए कम दिखाई देगा। हाँ, उनकी सरकार जब आएगी बजट नहीं रहेगा तो भी वो कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट है हमारी। लेकिन सत्य यही है कि बिहार के लोगों को संतुष्टि है, बिहार की जनता को संतुष्टि है, बिहार की बजट से बिहार को बहुत आगे आने वाले दिनों में फायदा होने वाला है। मनोज कुमार जी, आपके लिहाज से इस बजट को और कितना
बेहतर होना चाहिए जिससे कि सारी समस्याएं कुछ समाधान की दिशा में जाएं? क्या उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? मनोज कुमार बैठा जी तक शायद उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है हमारी। क्षितिज मिश्रा जी, झारखंड के लिए क्या आपको लगता है और क्या होना चाहिए था? देखिए, झारखंड में रोजगार के लिए कंपनियों आ सके ऐसा कोई व्यवस्था करना चाहिए। दो चीज मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात तो आप देखिए, इससे पहले भी जो बजट आई थी, जो अनुपूरक बजट था, उसमें भी बिहार को विशेष पैकेज दिया गया था और अभी जाकर के फिर दिया जाए। कुर्सी बचाओ बजट का तो पूरा प्रावधान किया गया कि कुर्सी देखिए, अब आप ही के नेता कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला, आप ही कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ है। मैं आप समझिए बात को, मैं कह रहा हूँ कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। उतना अब नीतीश सरकार कितने इफेक्टिव है, कुर्सी बचाई जा रही है, नहीं बचाई नहीं, कुर्सी बचाने का यादव कहते हैं कुछ मिला ही नहीं बिहार को। कुछ आप देखिए, वो वहां कुर्सी बचाने का कोशिश, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कुर्सी बचाने का कोशिश किया जा रहा। अब देखना ये कि नीतीश कुमार जी कितने इफेक्टिव हैं। आप जितना इफेक्टिव रहेंगे उतना ही ना मिलेगा आपको। शायद नीतीश कुमार जी उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहे कि बिहार के लिए कुछ लेकर के आ जाए, तो इसलिए वो नहीं कर पा। दूसरी चीज, इन्होंने अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इनडायरेक्ट टैक्सों में आप रिलीफ नहीं दिया जा सकता, डायरेक्ट रिलीफ नहीं। हम मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए, वो लोग जिनकी 5 लाख से कम की आमदनी थी, वो तेल कितना में खरीदते थे? सरसों तेल। वो आप बताइए कि वो बाकी खाद्य सामग्री जो इतनी ज्यादा महंगाइयां बढ़ रही है, वो कितना में खरीदते थे? आप हमें बताइए कि उनके जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो कॉपी कलम पर कितना % जीएसटी पेड करते थे? 18%। तो इन सारी चीजों पर उन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए था, तब जाकर के जो आपने जो 2047 का विजन रखा है, उस विजन को शायद पार कर पाते। तो गरीब जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, ये केवल एक दिखावा है, इससे कोई उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप समझिए, आप मिडिल क्लास को आपके हिसाब से कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक तरफ आप टैक्स में रिलीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई के कारण लोग को टैक्स दे ही रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो लोग देखते ही हैं, तो महंगाई से आप वसूल ले रहे हैं। तो एक तरफ आप वसूल रहे, दूसरी तरफ रिलीफ दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि इनडायरेक्ट, आपका कहना यह है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप रिलीफ भी देते हैं, हाँ, उससे फायदा तो नहीं होगा, ज्यादा फायदा नहीं और होता है। इनडायरेक्ट टैक्सों में अगर रिलीफ मिलेगी तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा निचले तबके के लोगों को समीकरण में लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। चलिए, एक रिएक्शन बहुत देर से मनोज कुमार बैठा जी का नहीं आया है, मनोज जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं जो तेजस्वी यादव ने कहा है उस पर, और इसके बाद हम आपको मंगल पांडे का रिएक्शन दिखाएंगे जो बिहार के मंत्री हैं, उनका रिएक्शन दिखाएंगे। पहले बैठा जी, तेजस्वी यादव नाखुश हैं, आप उनकी बात से कितना सहमत हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला? ठीक है, तेजस्वी जी अपने अनुसार से सोच रहे हैं। उनकी भी सरकार यहाँ पे रही है और केंद्र में भी उनकी सरकार रही है, क्या गठजोड़ रही है तो सबको पता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार ने बिहार पे कुछ जो दिया है पैसे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो मखाने की बात की है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बिहार में मखाना का उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। और जो फूड प्रोसेसिंग की बात की है, इसको अगर बिहार सरकार ने अच्छे से उसको प्रोसेस करके अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो इससे बहुत बेनिफिट होगा किसानों को। जो फैक्ट्री लगाने की, यूरिया फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है, उससे ठीक है, यूरिया फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि जो किसानों को जो यूरिया मिलना चाहिए वो और सस्ते दामों में मिलना चाहिए, ताकि उन पर ये जो फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो ये जरूरी है। और जहां तक बात है कि जो बजट केंद्र सरकार से आते हैं, कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो एनडीए सरकार है उसको पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। इसको उनको पूरी तरीके तरीका बनाना पड़ेगा कि कौन पैसा कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, एक तरीका बनाना पड़ेगा ताकि वो पैसा वापस फिर से केंद्र सरकार के पास न चला जाए। तो ये मेरा स्टैंड है कि ठीक है, जो आया ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होना चाहिए। कितनी आप अच्छी तरह से जमीन पर उतार पा रहे हैं, कितने किसानों को फायदा हो रहा है उससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगहों पर मैंने ये एनालिसिस किया है, ऑब्जर्व भी किया है गाँव में जा करके, कि यहाँ से जो स्कीमें जाती हैं लेकिन किसानों तक पहुंचता ही नहीं है, फोटो खिंचवा के भेज दिया जाता है। इस पर निगरानी करने की आवश्यकता है। जो एंड किसान है, जिसके लिए ये सारे बजट बनाई जाती है, उसको लाभ मिलना चाहिए, तब जाकर के पेपर कुछ करने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। जो वैलिड पॉइंट है यहाँ पे उठाया है क्षितिज मिश्रा ने, इनका कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में रिबेट देकर आप उसको कंपनसेट
नहीं कर सकते। संजय जी, क्या ये स्टेटमेंट सही लगता है आपको प्रथम दृष्टया? नहीं, ठीक है, उनके सवाल तो मौजू हैं, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो तो हर कंज्यूमर खरीदता है, लेकिन अगर आप उसको सेस सरचार्ज लगा करके और अगर उसकी कीमतों को बढ़ा देंगे तो आम आदमी के पॉकेट से वो बाहर हो जाएगा। और ये तो है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका जो डाउनफॉल का कारण है वही है कि आम आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रह गई है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। जो आदमी खरीदता था अगर वो 2 केजी दाल, वो अब खरीदता है आधा केजी दाल, जिससे उसका काम चलता है। तो जीएसटी को लेकर के उनके सवाल हैं कि आप अगर वस्तुओं पर सेस और सरचार्ज लगा करके इतना अधिक कर देंगे तो आम आदमी के ये से बाहर चला जाएगा। उससे मैं सहमत हूं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और जो छूट रहा था हम लोगों से, कोसी कैनाल की बात की गई है। हाँ, इस बजट में कि कोसी कैनाल पर, हाँ महत्वपूर्ण है। कोसी कैनाल, अगर कोसी नदी जो कभी अभिशाप माना जाता है, उसकी ज्योग्राफी को लेकर के, उसके गाद को लेकर के सवाल उठ रहे थे, केंद्र इस बार उसको अपने प्रोजेक्ट में ली है और कोसी कैनाल से 50,000 हेक्टेयर जमीन को उर्वर बनाने की और उनको इरिगेट करने की बात की गई है। तो मैं मानता हूं कि उत्तर बिहार के लिए एक सुखद खबर है कि वो किसानों के लिए, जिनके खेत कभी गाद से भर जाते थे, कोसी अपने साथ जो नेपाल से निकलती थी नदियां अपने साथ गाद लाती थी, तो ड्रेजिंग से लेकर के कोसी कैनाल के माध्यम से इरिगेशन तक की बात की गई है। ये एक सुखद संकेत है। बिल्कुल सेस को लेकर के थोड़ा चीजों को और स्पष्ट होना चाहिए कि कहां कहां सेस किन किन वस्तुओं पर केंद्र सरकार हटाई है, ये देखना होगा। अब मैं 2 चीज का बता देता हूं, डीजल और पेट्रोल। भाई कोई एक मोटरसाइकिल वाला भी व्यक्ति डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, किसान भी जो है वो डीजल इस्तेमाल करता है। अब उसका सेस आप बढ़ा करके 35% से आपने 95% कर दिया, किसी का 75% कर दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बढ़े ही है। इसलिए उनके जो चिंता है, उनके जो सवाल है कि आम आदमी की पहुंच तक बाजार होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इतना भी मत वस्तुओं पर बढ़ा दीजिए कि आम आदमी उसको परचेज ही नहीं कर सके। इसलिए मैं उनके चिंता के साथ सहमत हूं। इस पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, जब आप डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं तो कितने लोग जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं और उसके बाद से उनसे इनडायरेक्ट टैक्स मल्टी लेयर में ले रहे हैं, मल्टी लेयर्ड में। वो मल्टी लेयर टैक्स क्यों? अगर मैं बता दूं, ये इकोनॉमिक्स में आप ध्यान से पढ़िएगा, जो व्यक्ति इनकम टैक्स दे रहा है उसकी इनकम टैक्स पूरी तरह से हटा दीजिए और जीएसटी जो लगा रहे हैं वो लगे रहेंगे, जो बाकी टैक्सेस लगे रहेंगे, और उसका जो हम डिपॉजिट करते हैं पैसे बैंकों में, उसका जो 3 से 4% जो मिलता है उसको 9% कर दीजिए। और वो पैसे जब मार्केट में पहुंचेगा, बैंकों के पास पहुंचेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाइए ना। आप टैक्स पर टैक्स लगाए, इसके लिए टैक्स की चोरी होती है, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसलिए लोग पैसे की होर्डिंग कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बात है। और दूसरी बात यह है कि जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, जब इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के, हालांकि बहुत लोग इसको ध्यान में नहीं रखते, इकोनॉमिक्स में ध्यान रखते, जो गवर्नमेंट को चुनते हैं तो जो 70% ज्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वो कितना टैक्स पे करती है, ये बताइए ना। डायरेक्ट टैक्स कितना पे करती है वो बताइए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब उस पर ध्यान देंगे, जो कुछ लोग जो टैक्स पे, जो मजबूरी में टैक्स पे करना ही पड़ता है, उनको राहत मिलेगी। आप इन डायरेक्ट टैक्स में तो थोड़ा राहत दे दिए, लगता है कि राहत मिल गया। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे राहत करेंगे? आप बच्चों को पढ़ा रहे, कॉपी किताब करने 18% टैक्स देना पड़ेगा, कैसे राहत मिलेगा? आप पेट्रोल डीजल बढ़ाएंगे टैक्स, कैसे राहत मिलेगा? और दूसरी बात देखिए कि आम आदमी जो टैक्स देता है उसका, जो कॉर्पोरेट वाले टैक्स जो कम देते हैं उसका सेम लगता है। नहीं, जीएसटी को सीधे इस बजट से जोड़ना सही नहीं है। जीएसटी का अलग विषय है और जीएसटी आज से लागू नहीं है, बहुत पहले से लागू है, और ये रिबेट इस बजट में मिला है, तो उसको तो आपको समझना पड़ेगा। जीएसटी पहले से लागू है, 18% आप दे रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, तो आप जीएसटी पहले, और इसके पहले जब जीएसटी नहीं था तो एक अध्ययन है इस तरह का कि स्टेट्स और जो केंद्र के टैक्सेस थे वो जीएसटी के टोटल टैक्सेस से तब भी ज़्यादा थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स किस तरह से लिए जा रहे हैं, ये अपनी जगह पे है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीएसटी में 18% और 12% ये चूँकि आसान एक जगह लिए जा रहे हैं तो एक पकड़ में आने वाली बात हो जाती है। पहले कई तरह से टैक्स लिए जाते थे, टुकड़ों में बांट कर। जैसे अभी हम ये बात जब कहते हैं कि हम टोल टैक्स लेते हैं सड़क पर, तो ये बात
समझ में आ जानी चाहिए कि वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। अगर आप सड़कों का निर्माण करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे तो फिर उसका एक टोल टैक्स उस पर लिया जाएगा, ये बात सरकार कह रही है और सरकार का अपना एक पक्ष है उसको लेकर। वो कितना वाजिब है गैर वाजिब है ये पॉलिटिकल बहस का मुद्दा है। फिलहाल ये है कि हम पहले एक रिएक्शन ले लें, मंगल पांडे का एक रिएक्शन है और उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी झारखंड से एक रिएक्शन है प्रतुल सहदेव का, हम उनका पहले रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने सर्वस्पर्शी बजट टच किया। समाज के सभी तबकों को यह बजट टच करता है और आप देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जितनी विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भारत की इकॉनमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और उन्होंने ये भी बताया कि अगला जो 5 वर्ष है वो समर्पित रहेगा सबका विकास की ओर। और किसानों के लिए तो विशेष खुशखबरी है क्योंकि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को टारगेट किया गया है जहां कृषि पर विशेष फोकस रहेगा। जल जीवन मिशन को भी 2028 तक बढ़ाने का बड़ा काम किया गया है। उड़ान स्कीम से 120 नए शहरों को अगले 10 वर्षों में जोड़ने की वित्त मंत्री जी की सबसे बड़ी जो है वो महत्वाकांक्षी योजना है। और मध्यम वर्ग के लिए तो उन्होंने खुशी के द्वार खोल दिए साहब, 12 लाख रुपए तक में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा जो बजट है वो समावेशी बजट है। शहरों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, 1 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो समाज का कोई वर्ग नहीं, कोई सेक्टर नहीं जो छोड़ा गया है। और उद्योग और धंधों के लिए भी एमएसएमई सेक्टर खास करके छोटे उद्योग धंधों पर भी उनका विशेष फोकस है। ये स्वागत योग्य बजट है। देखिए, आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने सर्वस्पर्शी बजट टच किया। इस बार के भारत सरकार के बजट में बिहार के लिए जो सौगातों की बौछार की गई तो इससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दल काफ़ी परेशान हो गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिससे उनको बिहार से दुश्मनी हो। साहब तय मानिए, बिहार मोदी जी के दिल में बसता है और मोदी जी का सपना है कि 2047 तक जैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार को भी विकसित राज्य बनाना है और बिहार बनकर रहेगा। आपके विरोध की जयराम रमेश हो, मनीष तिवारी हो, किस तरह का ये बिहार विरोधी बयान दे रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? बिहार के विकास से आपको ईर्ष्या होती है? शर्म करिए आप। किस मुंह से वोट मांगने बिहार में आते हैं आप लोग? इस बार के भारत सरकार के बजट में बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी,
ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को ख़त्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज़ का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब। तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गए 59,000 करोड़। बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड